ISO certified SRV Vikrant classes. जीव विज्ञान की MCQ सीरीज में चैप्टर दूसरा है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गकी का पितामह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति वनस्पतियों और पेड़ पौधों जंतुओं की होती है। जैसे मटर का ये बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, तो इसके जनक भी कैरोलस लीनियस हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है किस देश के निवासी थे लीनियस? तो इसका आंसर होगा स्वीडन के रहने वाले थे ये। पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को हम लोग फेनरोगेम श्रेणी में रखते हैं। अपुष्पी पादप को किस में रखते हैं? अपुष्पी पादप मतलब जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, इसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं। इसका आंसर होगा ए। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पेसीज, जातियां। हाइड्रोफाइट्स का संबंध किससे होता है? तो हाइड्रोफाइट्स का संबंध होता है जलीय पौधों से। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना है जो क्या बताते हैं? तो ये वंश तथा जाति के बारे में बताते हैं। जैसे मटर का नाम पाइसम सटाइवम है, तो पाइसम इसके वंश का नाम हो गया और सटाइवम इसके जाति का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वो क्या कहलाते हैं? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज तो आते हैं लेकिन फूल नहीं आते हैं, उन पौधों को हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। दांत की खुरचन में इनको जीवाणु मिले थे, उसके खोजकर्ता लीवेनहॉक हैं। जीवाणु से संबंधित किन कथनों में कौन सही है? तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं कि जीवाणु विविध पोषी होते हैं, या अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, और सभी जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो इसका आंसर होगा अधिकांश जीव जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी मतलब ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ये पादपों की तरीके से इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है? जीवाणु ऐसे कई आकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये छड़ रूपी में पाए जाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवाणु छोटे आकार वाले गोलाणु होते हैं। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो सर्पिल जीवाणु को हम लोग स्पाइरलम कहते हैं। जैसे कापी आती है स्पाइरल वाली, घूमे हुए होते हैं उसमें फोटोकॉपी वाले पेज, इसी तरीके से इसको स्पाइरलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में जो होता है वो वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या जो है वो जीवाणुओं की पूरे विश्व में पाई जाती है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्णकी लवक कहलाता है। पाश्चर, लुई पाश्चर का संबंध किससे है? तो दिए गए ऑप्शन में लुई पाश्चर जो है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने दूध का पाश्चुरीकरण किया था, दूध को सुरक्षित रखने के लिए। जो पैकेट में दूध आता है उसके लिए भी यही व्यक्ति दुनिया को लाभ पहुंचाया है इन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है।
जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। तो निम्न ऑप्शनों में से मूल ग्रंथिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु सुरक्षित नहीं रह पाते, या हम लोग अचार रखते हैं वो ख़राब नहीं होता, नमक डालते हैं उसमें, तो जीवाणु क्यों नहीं पनपते हैं उसमें? तो इसमें क्या होता है कि नमक डालने से ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जैसे कभी अगर आपने जोंक पे नमक डाला हो तो क्या होती है, उसका जो मेटेरियल सिकुड़ने लगता है। और चीनी का भी हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी नहीं पनपते हैं। तो कोई भी उसमें जीवाणु विषाणु जो होता है वो सिकुड़ जाता है और उसमें जो अंतर क्रियाएँ हो रही हैं वो होनी बंद हो जाती हैं और फलता जीव वो मर जाता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? तो कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो मनुष्य के आंतों में पाए जाते हैं, उनको हम लोग एशेरिचिया कोली कहते हैं और ये हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। तपेदिक टीबी या क्षय रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो टीबी के जीवाणु को हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन जो होता है वो कभी कभी विषाक्त हो जाता है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब होता है। तो कौन सा जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा ये खराब होता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो होती हैं वो किससे प्राप्त की जाती हैं? तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो हैं जीवाणुओं से ही। इसका आंसर मुझे कंफ्यूज लग रहा है, ये होना चाहिए जीवाणु, एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के द्वारा ही पाए जाते हैं। देखो बायोटिक्स का मतलब है एंटी का, जो जीवाणुओं को मारने के लिए जो दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, तो कवक से भी बनाई जाती हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है आंसर में, तो वैसे इसका आंसर ज़्यादा मुझे जीवाणु ठीक ही लग रहा है। आगे अगर आपको गलत लगता है तो कमेंट्स में करना, फिर इसमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 20 मिनट जो हैं वो 2 घंटे में कितने होते हैं? 3 3 6 होते हैं। और अगर एक जीवाणु है तो 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए 30 का डी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में जो फली वाली फसलें होती हैं वो सहायक होती हैं। फली वाली जैसे मूंगफली हो गई, सेम हो गई, चना, मटर, जो भी दालें होती हैं वो फली वाली फसलों में आती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में हम जीवाणु का उपयोग करते हैं। इसका ए नंबर आंसर सही होगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें एनाबीना का प्रयोग किया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण, इसका मतलब है कि कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं या फ्रिज में हम जो वस्तुएं रख देते हैं खाने वाली, वो ख़राब क्यों नहीं होती हैं? तो ये क्या होता है, इसमें जो जैव रासायनिक अपक्रिया की दर होती है वो कम हो जाती है। जैसे रोटी बना के रख दी आपने, सब्जी बना के रख दी, तो देर में ख़राब होगी, बाहर रख दोगे जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो एंजाइम्स चेंज होते हैं वो धीरे धीरे होने लगते हैं, या जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो धीरे धीरे पनपते हैं। इससे जो भोजन है वो बहुत देर में ख़राब होता है, या कह सकते हैं ज़्यादा देर तक सुरक्षित बना रहता है। दही जमाने में हम किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? तो दही के बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। डी नंबर आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही खट्टा होता है। दूध के दही बनने का कारण क्या है? तो दूध से दही बनने का कारण जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार है। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम जो है सहजीवी है, मटर या जो भी फली वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है।
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की इसके खोज करता है, जिन्होंने तंबाकू की पत्तियों में इसको खोजा था। विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी कह सकते हैं इसको। तो ये कभी कभी सजीव का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, और जब बाहर पड़े होते हैं या बोतल में इनको बंद करके रख सकते हैं तो ये निर्जीव का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही किसी कोशिका में एंट्री करते हैं तभी ये सजीव हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो एंजाइम्स जो हैं वो विषाणु या वायरस में नहीं पाए जाते। टीएमबी किससे संबंधित है? तो टीएमबी जो है ये विषाणुओं से संबंधित है। तंबाकू के वायरस का नाम टीएमबी होता है, टोबैको मोजैक वायरस। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से होता है, या सॉरी ये कुत्ते के काटने से नहीं, हाइड्रोफोबिया हाँ कुत्ते के काटने से ही होता है। बंदर, बिल्ली और नेवला के काटने से। इससे क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगता है। फोबिया शब्द डर से संबंधित है, तो हाइड्रो शब्द पानी से संबंधित है, तो पानी से डरने लगता है। तो इसमें इसके लिए वायरस जिम्मेदार होता है, जिसे हम लोग विषाणु कहेंगे। सी नंबर आंसर इसका सही है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न रोग होता है, तो सेम क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो सेम क्वेश्चन है। चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में ये वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, बोतल में भर के रखे जा सकते हैं और हजारों लाखों सालों तक ये निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, तो किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते? तो विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स जो है वायरस से ही होता है, लेकिन ये वायरस HIV क्या करता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी कर देता है। T4 लिम्फोसाइट्स की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे इम्यूनो सिस्टम जो शरीर का है वो कमज़ोर हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो HIV से एड्स होता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एड्स का आनुवांशिक पदार्थ होता है एक स्टैंडर्ड RNA वाले जो वायरस होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक बीमारियां। इनके अभी तक टीके सफल नहीं हुए हैं। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स जो है वायरस से ही होता है। इबोला क्या है? तो इबोला बीमारी अफ्रीकन कंट्री में फैली थी और इसके लिए वायरस जिम्मेदार है। एड्स फैलता है तो हाथ मिलाने से, कीड़ों से, सांस के संपर्क में आने से नहीं फैलता, ये शारीरिक संपर्क से, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, और इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, बी नंबर। सार्स क्या है? तो सार्स जो है संगठन है, युद्धपोत संचार प्रणाली है, या विषाणु जनित रोग है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी से संबंधित इसमें एक ही ऑप्शन है, विषाणु जनित रोग, बी नंबर। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा किससे होता है? खसरा विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसमें से विषाणु के कारण चेचक होती है, छोटी चेचक, बड़ी चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? खुरपका या मुंहपका भी इसको कहा जाता है। तो ये जो होता है विषाणु के कारण ही होता है। आलू में मोजैक रोग ये विषाणु के कारण होता है, इसी से खोजा गया था वायरस। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? तो शैवाल विज्ञान में हम लोग शैवालों का ही अध्ययन करेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा के साथ में यूक्लोरेला नामक सहजीवी शैवाल मिलता है। सहजीवी का मतलब होता है जो साथ साथ रहते हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो सरगासो सागर जो है ये, इसमें क्या है, एक तरह की घास है जो शैवाल है, इसी के कारण उसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। इस क्षेत्र में ये शैवाल प्रचुर मात्रा में समुद्र में फैला रहता है। गलकंड रोग से बचा जा सकता है, जो कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इलाज होता है। तो गलकंड या गॉइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो समुद्री भोजन में ये पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो जो नमक में आयोडीन मिलाई जाती है किससे निकाली जाती है? तो लैमिनेरिया में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। केल्प प्राप्त होता है।
केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो शैवाल जो है स्वपोषित हैं, बाकी जो है दूसरों पे आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल जो है वो चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक का काम करता है, जैसे हम लोग खेतों में ढेंचा वगैरह बो देते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? तो इसका नाम क्लोरेला है। अंतरिक्ष यात्री में ऑक्सीजन भविष्य में मतलब वो सोच रहे हैं कि वहीं पर ऑक्सीजन का निर्माण किया जाए, तो इससे क्लोरेला से संबंधित रिसर्च जो है वो चल रही हैं। लाल सागर का लाल रंग किस कारण है? तो लाल सागर जो समुद्र है उस क्षेत्र में एक शैवाल पाया जाता है जो प्रचुर मात्रा में वहाँ फैला रहता है और लाल रंग का होता है, इसलिए उसका नाम लाल सागर पड़ा। इसका आंसर होगा शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार शैवाल से तैयार किया जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो विषम पोषित पौधे जो हैं फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति है वो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवक अपना भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक जो हैं विविध पोषी होते हैं, कुछ अपना भोजन बनाते भी हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके साथ में रखता है? तो इसका संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की जो छालों पर उगते हैं उनको कोर्टिकोलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक गोबर पे उगने वाले कवक जो हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो कवक में नहीं होता है, जो हरा रंग प्रदर्शित करता है, पत्तियां जिसके द्वारा भोजन बनाती हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न रोग होता है? तो आलू का जो लेट ब्लाइट है सी नंबर आंसर होगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो इसमें सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलियम क्या है? तो ये कवक है, इससे पेनिसिलियम से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो अर्गोट जो है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन को हम लोग इसका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम बी आंसर सही होगा, इससे प्राप्त करते हैं। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बी CO2। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिससे वो निकलता है तो स्पंज के तरीके से डबल रोटी जो है वो फूल जाती है। यीस्ट में कायिक जनन होता है? तो यीस्ट में कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने में प्रयोग किया जाना कवक जो है, खाने में प्रयोग करने वाला कवक एगेरिकस है। इसका आंसर होगा सी। और LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो है वो कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, किसने निकाला था? ये दवाई बनाई गई थी, तो इसको निकाला था वॉक्समैन ने। टिक्का रोग मूंगफली में होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवक के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं, तो ये क्या होता है? ये कस के ठसाठस भरे हुए कवक जाल होते हैं। इसका आंसर होगा सी। और मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है जो खाने योग्य होता है, हिंदी में इसी को कुकुरमुत्ता कहते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पहला एंटीबायोटिक्स जो कौन सा निकाला गया था? पेनिसिलिन की खोज हुई थी। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराजा इसके संबंध को दर्शाता है। एप्लाफिस किससे बनते हैं? एप्लाफिस कवक से बनाए जाते हैं। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में होता है?
तो पनीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? तो इसका आंसर होगा शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है और इसका सूचक लाइकेन है। जब मात्रा इसकी बढ़ जाती है तो लाइकेन सूखने लगते हैं, तो इससे पता चलता है प्रदूषण का स्तर शहरों में क्या है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। लाल लिटमस, नीला लिटमस हम लोगों ने कक्षा 8 में हाई स्कूल में पढ़ा होगा। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको हम लोग कॉर्टिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? तो इसमें सेक्सिकोल्स हम लोग इसको कहते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये है इंडोकार्पन, जिसको सब्जी के रूप में ये लोग प्रयोग करते हैं। मिर्गी की औषधि किससे बनाई जाती है? तो मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया से बनाई जाती है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो इसमें हम लोग ब्रायोफाइटस को उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित होते हैं लिवरवर्ट एवं मॉस, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसका आंसर होगा सी। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति जो है वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई थी। डी आंसर सही होगा। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो जलीय फर्न जो है एजोला है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा सिलेजिनेला, सी नंबर। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर है लाइकोपोडियम, होम्योपैथी की बहुत फेमस मेडिसिन है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। संसार में सबसे लंबे पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म कुल से संबंधित होते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो इसको चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं, तो ये साइकस में कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं, इसी से हम लोग वो व्रतों में खाने वाला साबूदाना बनाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है वो पाइनस से प्राप्त किया जाता है। दमा एवं खांसी रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, उसी से मिलता जुलता शब्द भी है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म हम लोग जिंको को कहते हैं। डी आंसर सही होगा। विषाणु क्या है? एक कोश का होती है या बहुकोश की होता है? तो जो विषाणु होता है ना, ये एक कोश का होता है ना, बहुकोश की, इसमें पूर्ण कोशिका नहीं पाई जाती। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? समुद्रों में जो खाड़ी कंट्रीज से तेल आता है, कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ, तो वो समुद्र में रिसाव के कारण कभी कभी फैल जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जीवाणु विकृति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक है? तो अभी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। लाइकेन से प्रदूषण का स्तर पता चलता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में हम लोग एजोला का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। अब तीसरा चैप्टर पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं आंसर्स को, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको हम एक अलग प्लेलिस्ट में बताएंगे कि उसमें विस्तार से आपको इस चैप्टर को समझाया जाएगा। नमस्कार।